ठीक है, तो स्वागत है आप सबका। फिर टॉपिक हमारा चल रहा था शिक्षा और दर्शन, और कुछ बेसिक बातें हमने इस पर करी थी। शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है। दर्शन के ही बारे में बात हुई थी, बेसिकली शिक्षा के बारे में बात अभी शुरू नहीं हो पाई थी, तो उसी चीज़ को फिर आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले थोड़ा सा याद करते हैं कि कल क्या बात हुई है, पिछले वीडियो में क्या बात हुई थी, उस पर थोड़ा देखा जाए तो दर्शन, हम सबसे पहले इस बात से हमने अपनी बात शुरू की थी कि शिक्षा जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसमें दूसरे विषयों से चीज़ों को जोड़ जोड़ कर इकट्ठा करके एक डिसिप्लिन बनाया गया है। चाहे फिलॉसफी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो या सोशोलॉजी हो, दूसरी कई सारी चीज़ों को मिला के एक बनाया हुआ डिसिप्लिन है ये। और इसके बाद हमने सबसे पहले इसका जो दर्शन से संबंध है उसके बारे में बात की थी, और दर्शन पर चीज़ें अपनी शुरू की थी कि दर्शन क्या है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से हमने इसका अध्ययन शुरू किया था। शाब्दिक अर्थ देखा था, ज्ञान के प्रति अनुराग दर्शन का मतलब होता है, और फिर कुछ परिभाषाएं फिक्टे की, कॉम्टे की, स्पेंसर की, कांट की, अरस्तु की, सेलर्स की और रसेल की, और उसके बाद बटलर की परिभाषा पर आकर हमने चीज़ों को समराइज़ किया था। फिर बात चली थी दर्शन की विषय वस्तु क्या है। दर्शन की विषय वस्तु को 3 हिस्सों में हमने बांटा था, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। और फिर हमने जो मेटाफिजिक्स था उसके भी 6 सब पार्ट्स के बारे में बात करी थी कि वो कौन कौन सी 6 हिस्से हैं। तो उनमें पहला हिस्सा था थियोलॉजी, जिसमें ईश्वर के बारे में बात की जाती है, धर्मशास्त्र जिसको कहा जाता है। दूसरा हिस्सा जो है वो है ऑन्टोलॉजी के बारे में हमने बात करी थी, तत्वशास्त्र क्या है, आखिरी जो तत्व हैं, मूल तत्व जो हैं वो क्या हैं, उनके बारे में बात हुई थी। फिर हमने बात की थी कॉस्मोलॉजी की, जिसे ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, ब्रह्मांड के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है। फिर एक होती है कॉस्मोगोनी, उसके बारे में विश्वोत्पत्ति शास्त्र, ये जगत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसके बारे में हमने बात की। फिर बात की थी फिलॉसफी ऑफ सेल्फ के बारे में, और लास्ट में एस्केटोलॉजी यानी कि परलोक विद्या। ये तो मेटाफिजिक्स वाला हिस्सा था। नेक्स्ट जो दूसरा स्कोप का एरिया आता है दर्शन शास्त्र में, उसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ये नॉलेज के बारे में स्टडी करता है कि नॉलेज क्या है, वैलिड नॉलेज क्या है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या है ना। ये इसके बारे में जिसमें स्टडी की जाती है कि ज्ञान को किस रूप में प्राप्त किया जाता है, कहाँ से आता है, साधन क्या हैं, कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें हम एपिस्टेमोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद तीसरी जो शाखा थी दर्शन के विषय क्षेत्र की, वो शाखा थी मूल्य मीमांसा यानी कि एक्सियोलॉजी मानव के व्यवहारिक पक्ष से जुड़ी हुई चीज़ है कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में और क्या नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक रूप से 3 हिस्सों में बांटा था हमने इसको। नीति शास्त्र, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से ऐसे मूल्य हैं जो हमारे जीवन का आधार बनते हैं और जिनको आसरा लेकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं वो। इसके बाद दूसरा इसका पार्ट होता है सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स की सुंदरतम क्या है, शुभ क्या है, उसके बारे में जिसमें स्टडी होती है। और तीसरा होता है लॉजिक का मतलब होता है जब अमूर्त संप्रत्ययों के माध्यम से मानसिक प्रक्रिया करते हुए हम किसी लक्ष्य की ओर पहुंच जाते हैं। तो 3 हिस्से ब्रॉड कैटेगरी में, मेटाफिजिक्स जिसके 6 हिस्से कौन कौन से, थियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगोनी, फिलॉसफी ऑफ सेल्फ और एस्केटोलॉजी। उसके बाद में एपिस्टेमोलॉजी, ये अपने आप में है, इसका कोई हिस्सा नहीं है। और नेक्स्ट है तीसरा हिस्सा एक्सियोलॉजी के 3 हिस्से, इथिक्स, एस्थेटिक्स और लॉजिक। ये बातें तकरीबन हो चुकी थी। तो दर्शन के बारे में मोटी मोटी बात हम कर चुके हैं। और फिर एक टॉपिक इसी में यहाँ शामिल हो जाता है कि शिक्षा और दर्शन का संबंध क्या है, पाश्चात्य और जो पूर्वी दर्शन है उनमें क्या अंतर है। तो इनके बारे में हम पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, जब हम भारतीय दर्शनों के बारे में बात कर रहे थे तब। तो यहाँ उनके बारे में बात करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप अगर उसको जानना चाहते हैं तो भारतीय दर्शन के परिचय के जो हमारे शुरुआती वीडियोस हैं उनको देखें, वहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी। आज जिस मुद्दे पर एक दर्शन की बात हो चुकी है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज जो हम बात शुरू करेंगे वो शिक्षा पर करेंगे कि शिक्षा क्या है, और फिर तीसरा और कंक्लूडिंग मुद्दा कि इन दोनों के बीच का संबंध क्या है। तो शिक्षा से हम अपनी बात शुरू करते हैं। शिक्षा, इंग्लिश के लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है एजुकेशन।
अब इस एजुकेशन को दो तरीके से हम ज़्यादातर किताबों में देखते हैं, जो बी एड एम एड की किताबों में या नेट की किताबों में मिलता है। एक दृष्टिकोण भारतीय है और एक दृष्टिकोण पाश्चात्य है। हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे और आगे अंतर भी देखते चलेंगे कि क्या क्या अंतर है। तो शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से अगर बात की जाए, शिक्षा की बात अगर करें, तो शिक्षा शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु, शिक्ष धातु से मिलकर बना है और इसका मतलब होता है सीखना और सिखाना। ये तो इटिमोलॉजिकल मीनिंग है संस्कृत का इसका। और एजुकेशन जो शब्द है, एजुकेशन की काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल हमें मिलती है। मूल रूप से तीन प्रचलित धारणाएं हैं जो ये बताती हैं कि ये क्या है। और वो माना जाता है कि एजुकेशन जो अंग्रेजी का शब्द है वो लैटिन भाषा के तीन शब्दों से शायद निकला होगा। एक तो है एडुकेयर, एक है एडुसियर और एक है एडुकेटम। और भी हैं कई सारे, पर ये ज़्यादा पॉपुलर हैं तीनों। तो इन्हीं तीनों के बारे में बात करते हैं कि ये क्या क्या है। पहले हम शब्दार्थ विषयक जो अर्थ है इसका, उसके बाद में बात। एडुकेयर का मतलब होता है विकसित करना, पोषित करना, बाहर निकालना, शिक्षित करना, आगे बढ़ाना। ये मतलब इसका होता है एडुकेयर का। केयर का मतलब होता है पोषित करना, पोषण देना। जैसे कहते हैं ना कि किसी की केयर कर रहे हैं, मतलब उसको पोषण दे रहे हैं, ये केयर करना। ठीक है, एडु केयर शब्द भी आया है ना, केयर। तो केयर का मतलब देखभाल करना, पोषण करना। दूसरा टर्म आता है एडुसियर। एडुसियर का मतलब होता है निकालना या आगे लाना, निकालना या आगे लाना। टू ब्रिंग फोर्थ और टू लीड आउट, टू ब्रिंग फोर्थ और टू लीड आउट, ये एडुसियर के मायने होता है। और एजुकेटम जो है वो फिर उसका एक क्लासिफिकेशन किया जाता है। वो कहते हैं कि ये ई और ड्यूको, ये इस तरीके से दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ठीक है, ई का मतलब होता है अंदर से, इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड। ई का मतलब अंदर से और ड्यूको का मतलब है बाहर लाना, अंदर से किसी चीज का बाहर निकालना, ये कहा जाता है इसके शाब्दिक अर्थ। तो ये शाब्दिक अर्थ है इसका। अब शाब्दिक अर्थ के साथ साथ हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब दो हिस्से इसके कर लेते हैं। एक तो पाश्चात्य जो विचारक हैं वो क्या मानते हैं शिक्षा को, और एक ये पूर्वी विचारक हैं वो क्या मानते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। पहले भारतीय मत की बात करते हैं। भारतीय दृष्टिकोण शिक्षा पर। भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा क्या है? सबसे पहली जो आपको परिभाषा मिलेगी किताबों में लिखी हुई, जो वो मिलेगी सा विद्या या विमुक्ति। यही आधार है, सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वह है, शिक्षा वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, जीवन के संकट जो तकलीफें हैं, दुख हैं, उनसे मुक्ति दिलाती है। और मुक्त होने का मतलब मोक्ष से यहाँ पर है, जो मोक्ष तक हमारे जीवन को ले जाती है। यानी कि चरम लक्ष्य की प्राप्ति जो मानव जीवन की है वो शिक्षा के माध्यम से होती है। ये भारतीय दृष्टिकोण है जनमानस में। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से कहा है। इसी तरीके से स्वामी दयानंद की अगर आप परिभाषा देखें शिक्षा की जो दी गई, विद्या विलासो मनसो घृतशील शिक्षा, उसका भी लगभग यही अर्थ निकलता है। ठीक है, और श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है विद्या या शिक्षा के लिए। अभी मैं थोड़ा बात करूंगा विद्या और शिक्षा, इन दोनों में क्या फर्क है। तो गीता कहती है कि न ज्ञाने न सदृश पवित्र में विद्यते। ज्ञानों में विद्या या शिक्षा से बड़ा और शुभ और पवित्र कुछ भी नहीं है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो कहा गया है। ठीक है, एक और परिभाषा गांधी की अगर देखें, गांधी की परिभाषा वो परिभाषा है जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो वो तो हर शिक्षा के विद्यार्थी को याद होनी ही चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य और बालक के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण और उत्कृष्ट विकास से है। ये परिभाषा तो सभी को, शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं महात्मा गांधी। इसी तरीके से विवेकानंद की भी एक बहुत प्रसिद्ध और परिचित परिभाषा है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबको याद होगी। वो कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, मैनिफेस्टेशन है। ये विवेकानंद ने कहा है। एक इसी तरीके की कोटेशन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की भी मिलती है, जो शिक्षा की परिभाषा बताती है कि सर्वोत्तम शिक्षा वो है जो सूचना ही नहीं देती है
बल्कि जीवन और सृष्टि के साथ हमारा सामंजस्य या समरसता वो पैदा करती है। ये कुछ भारतीय विचारकों की बातें हैं शिक्षा के बारे में जो उन्होंने कहा है। ठीक है, अब पाश्चात्य, अभी विवेकानंद, तो कम से कम गांधी, विवेकानंद और ये शंकराचार्य की ये परिभाषाएं, ये तो भारतीय मत में हमें याद होनी ही चाहिए, और ज़्यादा जितनी याद हो जाए उतना अच्छा है, पूछी जाती हैं कई बार। अब पाश्चात्य अगर मत की बात करें, पाश्चात्य मत में बहुत सारे पश्चिमी विचारक आते हैं जिन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी है। ठीक है, तो कुछ को हम ले लेते हैं, सबको यहाँ नहीं लिख रहे हैं, कुछ जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे अरस्तु के बारे में अगर बात की जाए तो अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अब प्लेटो की अगर बात की जाए तो प्लेटो ने क्या कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वह योग्य है। तो ये आत्मा की पूर्णता की बात करते हैं प्लेटो। ठीक है, और देखिए साहब, पेस्टालॉजी की एक परिभाषा जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, पेस्टालॉजी की परिभाषा। पेस्टालॉजी कहते हैं शिक्षा की परिभाषा देते हुए कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। ये याद की जानी चाहिए, ये बहुत सुंदर परिभाषा मानी जाती है शिक्षा की। ठीक है, इसी तरीके की एक परिभाषा बटलर महोदय ने भी दी है, और बटलर कहते हैं कि शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ क्रमिक समायोजन है। बहुत ही गहरे अर्थ वाली परिभाषा बटलर ने दी है। आध्यात्मिक संपत्ति के साथ क्रमिक समायोजन मानव का शिक्षा है। ठीक है, और देखिए साहब, जॉन ड्यूवी भी शिक्षा को परिभाषित करते हैं कई तरीके से। ठीक है, शिक्षा वह है जिससे विवृद्ध वैयक्तिक कुशलता के माध्यम से व्यक्ति को अधिक सामाजिक मूल्य प्राप्त होता है। वो प्रक्रिया जिससे व्यक्ति की सोशल वैल्यू बढ़ जाती है उसको शिक्षा कहते हैं। और जॉन ड्यूवी के आगे कहते हैं कि जिस तरीके से शरीर के लिए भोजन आवश्यक है उसी तरीके से मानव के लिए मस्तिष्क के लिए शिक्षा आवश्यक है। 3 ध्रुवीय प्रक्रिया माना है जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को। जॉन ड्यूवी आधुनिक समय के वो विचारक हैं जिन्होंने विश्व शिक्षा की, आधुनिक शिक्षा की नींव डालने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये इनकी परिभाषा है जॉन ड्यूवी की। ठीक है, एक स्पेंसर की परिभाषा भी बड़ी अच्छी समझी जाती है। स्पेंसर की परिभाषा है कि शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों का बाह्य जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, स्पेंसर ये कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं साहब शिक्षा की जो पाश्चात्य विचारकों की हैं, जिनमें से प्लेटो की, अरस्तु की, स्पेंसर की, ड्यूवी की, पेस्टालॉजी की। ये परिभाषाएं हमें निश्चित रूप से याद होनी ही चाहिए, इनको बिना याद किए हुए काम नहीं चलेगा। परीक्षाओं में कई बार कोटेशन के रूप में पूछ ली जाती हैं, और ना भी पूछी जाए तब भी हम, क्योंकि शिक्षा के विद्यार्थी हैं इसलिए हमें इनके बारे में पता होना। एक कांट की डेफिनेशन भी है, उसके बारे में नहीं पता। कांट कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। बहुत सुंदर परिभाषा। तो एक एक लाइन की ही ये परिभाषा है, इन परिभाषाओं को हमें ठीक से याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भारतीय दृष्टिकोण है और जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है उसमें थोड़ा सा मूलभूत अंतर समझ में आता है। मूलभूत अंतर ये समझ में आता है कि भारतीय शिक्षा की अवधारणा केवल सामाजिक और आर्थिक समृद्धि या अपनी शक्तियों को समाज और वातावरण के सापेक्ष विकसित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय अवधारणा उसको मानव जीवन के चरम लक्ष्य यानी कि मोक्ष, यानी कि जो आध्यात्मिक प्रगति है उस तरफ भी ले जाती है। यानी कि जो स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल एस्पेक्ट है वो भी एजुकेशन में हमारे यहाँ सम्मिलित किया जाता है। तो पाश्चात्य जो विचारक हैं उन्होंने जितनी भी परिभाषाएं दी हैं वो परिभाषाएं वातावरण के साथ सामंजस्य करवाती हैं, ज़्यादातर जो नेचर है उसके साथ या जो समाज है उसके साथ करवाती हैं, या जो उसमें क्षमताएं हैं उनका विकास करती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इहलौकिक चीज़ों पर ज़्यादा महत्व दिया है पाश्चात्य विचारकों ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए। पर अगर दोनों का सामंजस्य कर दिया जाए तो और बहुत अच्छी बात हो जाती है कि भाई दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। वातावरण के साथ समायोजन भी होना चाहिए, समाज के साथ समायोजन भी होना चाहिए, व्यक्ति की शक्तियों का विकास भी होना चाहिए, और वो विकास तब तक होते रहना चाहिए जब तक कि इंसान अपने चरम लक्ष्य यानी कि जो मोक्ष है या जो आध्यात्मिक विकास और वहाँ तक व्यक्ति ना पहुँच जाए। तो ये शिक्षा की साथ कुछ परिभाषाएं हैं। अब एक बात और मुझे यहाँ पर करनी है जो हमेशा परीक्षाओं में आती है, हालांकि बहुत बेसिक है, उसमें कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं, पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं शिक्षा और दर्शन के संबंधों की, तो उस पर चर्चा किया जाना बहुत ज़रूरी है।
जैसे शिक्षा के अर्थ पूछे जाते हैं कि संकुचित अर्थ क्या है और व्यापक अर्थ क्या है शिक्षा का। संकुचित अर्थ क्या है और व्यापक अर्थ क्या है ना। संकुचित अर्थ का मतलब होता है शिक्षा का कि वो किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर अगर जब चलते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति को और बच्चा जब प्रयास कर रहा होता है तब उसे संकुचित अर्थों में परिभाषित करता हो। जेम्स ड्रेवर एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा है संकुचित अर्थ को स्पष्ट करते हुए कि संकुचित अर्थ से तात्पर्य है कि बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष डायमेंशन में, एक विशेष किसी आदर्श के अनुरूप जब ढालने का हम प्रयास करते हैं किसी चीज के अनुरूप, तो उसे संकुचित अर्थ कहा जाता है शिक्षा का। ठीक है। अच्छा, और जो व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थों में बहुत डिटेल में सारे जितने भी चीजें हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं और वो सारे डायमेंशंस को जब डेवलप करती हैं तो उसको व्यापक अर्थ कहा जाता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ किसी विषय विशेष से जुड़ा हुआ है, किसी स्थान विशेष से जुड़ा हुआ है, किसी योग्यता विशेष से जुड़ा हुआ है, पर व्यापक अर्थ संपूर्ण और समग्र व्यक्तित्व के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। प्रभावित करने वाले कारकों में भी संकुचित अर्थ में सीमित साधन है और विस्तृत अर्थ में संपूर्ण जीवन परिस्थितियां ही प्रभावित करती हैं। तो एक ये बात है। एक और क्लासिफिकेशन किया जाता है शिक्षा के बारे में, कई बार पूछा जाता है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आप सब जानते हैं, बस मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को, कहने की हालांकि ज़रूरत नहीं। फॉर्मल एजुकेशन स्थान विशेष पर संचालित की जाती है उद्देश्य विशेषों को ध्यान में रखते हुए, उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिसकी विधियाँ, जिसका समय काल, जिसमें हर चीज़ पहले से नियत होती है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा इस तरीके की है जिसकी अनौपचारिक रूप से व्यवस्था नहीं की जाती है और जो समाज से या परिवार से या यार दोस्तों से या और जितनी भी चीज़ों से ली जा रही है वो ली जा सकती है। और तीसरे तरीके की होती है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में इन दो के इतर जितने भी साधन आते हैं, विशेष रूप से डिस्टेंस और ऑनलाइन कोर्सेज इसमें शामिल किए जाते हैं, तो वो नॉन फॉर्मल होती है साहब। अब दो तत्वों के बारे में हमने अभी तक बात करी है। पहला था दर्शन, इसके बारे में हमने बात की, और फिर बात की हमने शिक्षा के बारे में। ये मोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब एक और चीज हमें यहां थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए, वो क्या है? वो है शिक्षा दर्शन कंसेप्ट का क्या मतलब होता है। शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी का क्या मतलब होता है? तो एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है? एजुकेशनल फिलॉसफी जो है वो फिलॉसफी की एक अप्लाइड ब्रांच है, अप्लाइड ब्रांच है। और वो क्या करती है? वो शिक्षा में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करने का प्रयास करती है। दर्शन के वो नियम, वो सिद्धांत जिनको शिक्षा में शिक्षा की समस्याएं दूर करने के लिए अनुप्रयुक्त किया जाता है, उनको हम शिक्षा दर्शन या एजुकेशनल फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। अब ये एजुकेशनल फिलॉसफी की भी कई सारी परिभाषाएं दी जाती हैं, जैसे मैं एक दो का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। एक विद्वान है हेंडरसन, इन्होंने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है शिक्षा दर्शन की। परिभाषा देते हुए ये कहते हैं कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का अनुप्रयोग है। यानी कि एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है, उन एजुकेशन की प्रॉब्लम में को सॉल्व करने में दर्शन को जब हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तब उसको शिक्षा दर्शन के नाम से हम जानते हैं। और भी एक परिभाषाएं, कई सारी परिभाषाएं हैं इसकी। एक शील्ड्स की परिभाषा है, एक जेएफ नेलर की परिभाषा है, कनिंघम की परिभाषा है, जो आपको किताबों में लिखी मिल जाएंगी। पर सबका कुल मिला के एक सारभूत यही है कि जब शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उसको समाज के अनुरूप बनाने के लिए हम उस समाज के दर्शन के नियमों, सिद्धांतों और आदर्शों को उसमें समाहित कर देते हैं, तो उसको शिक्षा दर्शन कहा जाता है। अब थोड़ा सा बात कर ली जाए साहब शिक्षा और दर्शन के संबंध की। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है शिक्षा और दर्शन का संबंध। क्या संबंध है शिक्षा और दर्शन का? तो ये बहुत ही रुचिकर और अच्छा मसला है,
ठीक है, इसको बहुत आसानी से समझा भी जा सकता है। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ऐसा कहा जाता है। शिक्षा और दर्शन जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये रॉस का कोटेशन है, रॉस, इसको समझ लेना। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के, ये बहुत पॉपुलर है इसलिए मैं लिख रहा हूं, दो पहलू हैं, टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये रॉस का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। इसके साथ एक कोटेशन और आती है जॉन ड्यूवी की, हम इसको हेडिंग वाइज भी करेंगे, पर पहले जो विचारकों ने इसके संबंधों के बारे में कहा है उसके बारे में बात कर लें हम। जॉन ड्यूवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ड्यूवी। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा और दर्शन की जो संबंध है उसको बताते हुए कहा है कि सामान्य अवस्था में दर्शन शिक्षा का ही सिद्धांत है। दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है, ठीक है। अब यहां पर अगर एक बात देखी जाए तो इनका, जॉन ड्यूवी साहब का क्या मतलब है इस बात को कहने का कि शिक्षा, दर्शन शिक्षा का ही सिद्धांत है, इसका क्या मतलब है और सिद्धांत ही क्यों है? तो हमें इस बात को समझने के लिए जाना पड़ेगा, दर्शन की प्रकृति को जानना पड़ेगा कि दर्शन असल में है क्या। तो दर्शन को पहले जैसे हमने बटलर की डेफिनेशन देखी थी और भी डेफिनेशन देखी थी, वहाँ पर ये स्पष्ट हुआ था कि दर्शन जो है वो विचार या विचारधारा है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमें दूसरों से अलग बनाती है। तो ये वैचारिक पक्ष है मानव के जीवन का, वैचारिक पक्ष, विचार। दर्शन को विचार या विचारधारा के रूप में समझा जा सकता है। दर्शन क्या है? दर्शन एक विचार है, दर्शन विचारधारा है। विचार क्योंकि दिमाग में मौजूद है, वो विचार है जो व्यवहार का आधार है, क्रियाओं का आधार है। मानव जो करता है उसके पीछे आधार क्या है? उसके पीछे आधार होता है विचार। और क्योंकि इनकी प्रकृति जो है वो क्यूमुलेटिव होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इनमें परिवर्तन भी आ जाते हैं, इसीलिए इसको कई बार लोग कह देते हैं कि विचार नहीं होता, विचारधारा होती है जो निरंतर चलती रहती है, जिसमें परिवर्तन आते रहते हैं, बदलती रहती है। तो दर्शन असल में वो हिस्सा है मानव का जो उसके विचारों के रूप में व्यवस्थित रहता है उसके मस्तिष्क में, ठीक है। और शिक्षा व्यवहार है। शिक्षा व्यवहार के रूप में जो कुछ भी हम कहते हैं दूसरों से, जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम प्रकट कर रहे होते हैं, वो सब का सब शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। जब हम अपना मत किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसके पीछे जो ध्येय छिपा होता है वो यही होता है कि हम उसे अपनी बात को बता रहे हैं, उस तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ये हमारी बात से एग्री हो जाए। तो किसी न किसी रूप में जब भी कोई आदमी दूसरे से बात कर रहा होता है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो उसको शिक्षा दे रहा होता है। और शिक्षा किस चीज़ की दी जाएगी? अपने विचारों की। यानी कि जो विचार उसके दिमाग में मौजूद हैं उस विचार को वो शिक्षा के द्वारा, व्यवहार के द्वारा या क्रिया के द्वारा दूसरों तक पहुंचा रहा है। यानी कि विचार और व्यवहार, शिक्षा और दर्शन का वही संबंध है जो विचार और व्यवहार का संबंध है। दर्शन है विचार और व्यवहार है शिक्षा। जब ये दर्शन शिक्षा के रूप में ही फूटता है, शिक्षा के रूप में ही आगे बढ़ता है। अब फिर शिक्षा कैसे पलट के प्रभावित करेगी ये हम आगे अभी बात करेंगे। बहरहाल रॉस का कहना है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ड्यूवी साहब कहते हैं दर्शन शिक्षा का ही सिद्धांत है। तो हमें अब ये भी समझ में आ गया कि व्यवहार क्या है, ठीक है। व्यवहार खुद शिक्षा है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। अब कुछ और विचारकों के कथन हम ले लेते हैं पहले, जिन्होंने इस पर अपने मत प्रस्तुत किए हैं और जो ये कहते हैं कि इन दोनों चीज़ों का आपस में बहुत बड़ा रिलेशन है। जैसे एक कोटेशन आती है स्पेंसर की, अक्सर परीक्षाओं में भी पूछी जाती है, आपको याद करनी चाहिए। वो ये है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है, ये स्पेंसर ने कहा है। और ये स्टेटमेंट अपने आप में शिक्षा और दर्शन के संबंध को व्यक्त करता है। वास्तविक शिक्षा का संचालन एक सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है। जो सही मायने में दार्शनिक है, जिसके पास अपने विचार हैं स्वयं के मौलिक और अच्छे, वही अच्छा व्यवहार कर सकता है, वही सही मायने में शिक्षा दे सकता है। स्पेंसर के कथन का ये मायने है, ठीक है।
अच्छा, और भी कुछ कोटेशन हम देख लेते हैं, वो क्या क्या है। रॉस की तो हमने देख ली। एक और बड़ी सुंदर परिभाषा मतलब कथन है जो एडम्स का है। एडम्स शिक्षा और दर्शन के संबंध को बताते हुए आगे कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। गत्यात्मक पक्ष, गत्यात्मक पक्ष का क्या मतलब होता है? गतिशील, यानी कि जो व्यवहार में शामिल है वही बात है। और विचार क्या है? स्टैटिक है, वो मौजूद है। और विचार को जब हम गति दे देंगे, जब उसे अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जब अपने वोकल के थ्रू जब हम उसको बाहर निकाल देते हैं, तो वो गतिशील हो जाता है। ये जो विचार है, ये जो विचारधारा है हमारी, ये गतिशील कब होगी? जब वो व्यवहार में आ जाएगी। तो एडम्स का कहना यही है कि शिक्षा जो है वो दर्शन का गतिशील पक्ष है। जब वो चीज़ निकलकर सामने आ जाती है तो गतिशील हो जाती है। ठीक है। एक और फिक्टे की कोटेशन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। फिक्टे का कहना है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा के उद्देश्य कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करते हैं। अगर दर्शन का अभाव है शिक्षा में तो उद्देश्यों की पूर्णता कभी नहीं हो सकती है। यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि दर्शन का सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण से है। किसी क्षेत्र विशेष, समुदाय विशेष या किसी भी देश की शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे, ये कैसे तय होगा? ये तय होगा उस क्षेत्र, समाज या देश के दर्शन से, कि वहाँ के लोगों की सोच क्या है। जो सोच है उसी के हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है तो वहाँ शिक्षा के उद्देश्य अलग हैं। चीन एक समाजवादी देश है तो वहाँ के शिक्षा के उद्देश्य अलग हैं। तो हर देश के, इसी तरीके से इस्लामी जो कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्रीज, वहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य कुछ और होते हैं। क्यों अलग हैं ये सब उद्देश्य? क्योंकि वहाँ की सोच अलग है, वहाँ की विचारधारा अलग है, इसलिए अलग है। एक और पैट्रिक एक विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा है इस बारे में, बड़ी सुंदर बात कही है ये, कि गंभीर अर्थों में यह कहना अत्यंत उचित होगा कि जिस प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है उसी प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है। दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं, क्योंकि बिना व्यवहार के विचारों का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना व्यवहार के विचारों का अस्तित्व नहीं है, और विचार है व्यवहार नहीं है तब भी वो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। एक चीज अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखेगी। अगर विचार है वो व्यवहार में नहीं आ रहे तो बेकार है। अगर खाली व्यवहार है उसके पीछे कोई विचार नहीं है तो वो मैकेनिकल हो जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। बटलर ने एक और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इस संबंध को, शिक्षा और दर्शन के को। वो इसको करते हुए ये कहते हैं कि दर्शन सिद्धांतवादी है। सिद्धांत का मतलब विचार। दर्शन सिद्धांतवादी है और चिंतनशील है। ये बटलर की कोटेशन है, बहुत बढ़िया कोटेशन है। दर्शन सिद्धांतवादी है और चिंतनशील है, जबकि शिक्षा व्यवहारिक है। यही बात हम इतनी देर से करने की कोशिश रहे हैं कि एक विचार है और एक व्यवहार है, यही इन दोनों का संबंध है। अब थोड़ा सा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इनके अंतर को और या अंतर संबंध को समझा जाए कि भाई इनका संबंध क्या है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि क्या संबंध है इनका। तो कुछ हेडिंग ले लेंगे, और हेडिंग दो बना लेते हैं हम। एक हेडिंग तो बना लेते हैं कि दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। ठीक। और दूसरा हेडिंग हम बनाते हैं शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, ये दो हमने हेडिंग बनाए, इन्हीं के हिसाब से हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो दर्शन निर्धारित होता है। अब हमें यह देखना होगा कि शिक्षा के जो मूलभूत जो तत्व हैं वो क्या हैं, जो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। 3 मूलभूत कंपोनेंट्स माने जाते हैं शिक्षा के, 4 मान लीजिए, ऐसे 7-8 हैं वैसे। शिक्षा के उद्देश्य, उसका पाठ्यक्रम, उसकी शिक्षण विधियां और गुरु शिष्य संबंध। ये 4-5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो शिक्षा के तत्व माने जाते हैं। अब उनमें भी सबसे मेन क्या है? एम्स, उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? भाई यहीं से सब चीज शुरू होती है। उद्देश्य तय होंगे तो उद्देश्यों के बाद फिर पाठ्यक्रम तय किया जाता है, और पाठ्यक्रम के साथ फिर विधियां, शिक्षा की विधियां क्या होंगी।
तो उद्देश्य जो है, एम्स जो है, अभी जैसे हमने बात की, उद्देश्य कहां से निकल कर आते हैं? उद्देश्य निकल कर आते हैं दर्शन से। दर्शन हमें बताता है करणीयम और अकरणीयम, शुभ और अशुभ, सुंदर असुंदर, और लॉजिक, प्रक्रिया क्या होगी चिंतन की, ये हमें दर्शन से पता लगता है। तो कुल मिला के शिक्षा के स्थापना के लिए जो मूल आधार है, वो मूल आधार दर्शन की जड़ में जाकर हमको मिलता है। जिस समाज का जिस प्रकार का दर्शन होगा, वहाँ उसी तरीके के शिक्षा के उद्देश्य होंगे, और जैसे शिक्षा के उद्देश्य होंगे उसी तरीके का वहाँ पाठ्यक्रम विकसित किया जाएगा, और जिस तरीके का पाठ्यक्रम होगा उसी तरीके की शिक्षण विधियाँ, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, अनुशासन की संकल्पना, विद्यालयों की संकल्पना, ये सब चीज़ें, यानी कि संपूर्ण शिक्षा का जो भी कलेवर है वो किसी भी समाज के दर्शन के ऊपर निर्भर करता है। जैसा दर्शन है उसी तरीके की चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, और वो है शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक ही एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि दूसरा भी पहले को प्रभावित करेगा। यानी कि शिक्षा भी दर्शन को प्रभावित करेगी, ये पक्की बात है। किस तरीके से प्रभावित करेगी? 2-3 बिंदु हैं मुख्य रूप से हमें यहाँ पर जानने चाहिए। किस तरीके से जानेंगे? जैसे दर्शन का मतलब विचार या विचारधारा। मानव अनुभव में ये सामान्य रूप से आता है कि हमारे जो विचार होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार होता है हमारे दिमाग में। भाई लेकर तो पैदा नहीं होते हम, उनका निर्माण होता है, उनकी खोज की जाती है, उन्हें हम इकट्ठा करते हैं अपने दिमाग में। तो वो करने की प्रक्रिया क्या होती है? विचारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया आखिर है क्या? शिक्षा है, नो डाउट। तो एक मायने में नहीं बल्कि संपूर्ण मायनों में जो शिक्षा है वो शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। दर्शन का निर्माण, दर्शन का निर्माण कैसे होगा? दर्शन का निर्माण शिक्षा करती है, और निर्माण ही नहीं करती, पुनर्निर्माण भी करती है। एक बार हो गया कोई चीज, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर उसमें फिर यथोचित संशोधन लाने की आवश्यकता है तो उसको करेगी, ये पक्की बात है। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? किसी भी देश के दर्शन का निर्माण करना, और जरूरत पड़ने पर पुनर्निर्माण भी करना, बदल भी देना, उसमें यथासंभव संशोधन भी कर देना। ठीक, तो एक तो योगदान शिक्षा का दर्शन के क्षेत्र में यह है कि वो दर्शन का निर्माण और पुनर्निर्माण करती है, कंस्ट्रक्शन करती है। और क्या कह सकते हैं हम? दूसरा है शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। अगर शिक्षा ना हो, अगर विचारों को व्यवहार में ना लाया जाए, अगर विचारों को दूसरों तक ना पहुंचाया जाए, तो वो विचार मर जाएगा। कोई भी विचारधारा अगर फैलेगी नहीं तो मर जाएगी, ये स्वाभाविक बात है। और फैलती कैसे है? शिक्षा से। तो एक तरीके से शिक्षा दर्शन के लिए प्राणवायु की तरह काम करती है। अगर किसी भी विचार को सिर्फ हम अपने दिमाग में रखे बैठे रहें, उसको बाहर ना लाएं, उसको क्रियामान ना करें, तो वो वहीं का वहीं मर जाएगा। और अगर हम किसी दूसरे को पहुंचा देंगे तो वो तीसरे को पहुंचाएगा, चौथे को पहुंचाएगा, और फिर पता नहीं कहाँ तक वो चीज़ अपना असर रखेगी, और कभी नहीं मरेगी। अगर एक बार चीज़ आपके मुंह से निकल गई, अगर विचार व्यवहार के रूप में जब प्रकट हुआ तो शायद ही वो मरता है, पर अगर दिमाग के दिमाग में ही रह जाता है तब वो निश्चित रूप से खत्म हो जाता है। तो ये 2 बातें मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा भी और कुछ मुद्दे भी हो सकते हैं, जैसे शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। अमूर्त है दर्शन, अमूर्त को मूर्त रूप में अगर कोई चीज लेकर आती है तो वो शिक्षा लेकर आती है। ये जो उद्देश्य जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सभी उद्देश्य अमूर्त होते हैं। कह देते हैं हम बड़ी बड़ी बातें कि साहब सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वांगीण, तो सर्वांगीण से मतलब क्या है? कौन कौन से सर्व अंग होते हैं, ये शिक्षा ही तय करती है इनको, कि इन अंगों का विकास होगा और इस तरीके से होगा, ये इसकी प्रक्रियाएं होंगी। तो जो कुछ दर्शन ने निर्धारित किया था उसको व्यवहारिक रूप से मूर्त रूप देने का काम जो करती है वो शिक्षा करती है। तो जीवित रखती है, व्यवहारिक रूप देती है, गतिशील बनाए रखती है, निर्माण करती है, पुनर्निर्माण करती है। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये दोनों ही पक्ष जो मानव जीवन के होते हैं, चाहे शैक्षिक पक्ष हो,
चाहे दार्शनिक पक्ष हो, ये दोनों पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली एसोसिएट हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता और एक के बिना दूसरे का अस्तित्व भी नहीं हो सकता है। अगर एक है, शिक्षा है, तो दर्शन तभी रह सकता है जब शिक्षा रहेगी, और दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि एक को भी अलग करने की कोशिश करोगे तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा, हालांकि ये संभव ही नहीं है। तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये निश्चित रूप से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिद्धांत है, एक व्यवहार है ना, एक विचार है, एक व्यवहार है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों ही जरूरी हैं और इन दोनों के संबंध को शिक्षा के विद्यार्थी होने के नाते या शिक्षक होने के नाते, टीचर एजुकेटर होने के नाते हमें जानना जरूरी है। तो इसमें हमने मॉड्यूल में जो बातें की हैं, इस वीडियो में जो बातें करी हैं, उनमें 2-3 बिंदुओं को मैं फिर रिवाइज कर देता हूं एक बार, कि जब भी हम शिक्षा की शुरुआत करते हैं तो वहां पर यहीं से चीजें शुरू होती हैं कि शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है और इन दोनों का संबंध क्या है। तो हमने दर्शन के बारे में कल देखा था पिछले वीडियो में कि दर्शन क्या है, अंतिम प्रश्नों का उत्तर देने वाले जो डिसिप्लिन है उसको दर्शन कहा गया पाश्चात्य की तरफ से, ठीक है। उसके बारे में भी हमने बात की थी। दर्शन की बहुत सारी परिभाषाएं, ज्ञान का विज्ञान है, विज्ञानों का विज्ञान है, विज्ञानों का समन्वय है, परम तत्व की जांच करता है, यथार्थ की जांच करता है, सारी परिभाषाएं देख के बटलर की परिभाषा पर आकर हम रुके थे और उसमें हमने देखा था कि ये जो है मनुष्य के लक्ष्यों, उसके उद्गम और लक्ष्यों के प्रति सोचने का तरीका है जो हमारे जीवन को निर्धारित करता है, हमारी जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। फिर हमने इसके क्षेत्र को देखा था, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। फिर हमने देखा था कि शिक्षा क्या है और शिक्षा के साथ साथ शिक्षा का जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है, चाहे वो शिक्ष धातु से हो या एडुकेयर हो, एडुसियर हो और एडुकेटम हो, वो हमने देखे। नैरो मीनिंग और ब्रॉड मीनिंग देखा, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल पर भी हमने बात की। इसके अलावा शिक्षा की परिभाषाओं में भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण पर भी हमने चर्चा की थी कि क्या मूल अंतर है और किन किन विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं वो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, ये बात करी। और लास्ट टॉपिक पर जो हमारी बात हुई है वो हुई है शिक्षा और दर्शन के संबंध पर। तो दर्शन सिद्धांत है, विचार है, विचारधारा है, आधार है, उद्देश्य निर्धारित करता है। वहीं शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है, निर्माण करती है, पुनर्निर्माण करती है, गति देती है। तो कुल मिला के ये एक ब्रीफ और प्राइमरी इंट्रोडक्शन है शिक्षा के बारे में, दर्शन के बारे में। अगर आप बीएड कर रहे हैं, अगर आप एमएड कर रहे हैं या आप दूसरी परीक्षाओं के लिए भी जा रहे हैं तो इन बेसिक बातों को ध्यान में रखना पहले ज़रूरी होता है। तो ये बात हम आज यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हम वेस्टर्न फिलोसफीज़ को अब शुरू करेंगे, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म और रियलिज्म, इन पर पहले बात होगी। फिर जो नेट के सिलेबस में 1-2 बचेगा उस पर फिर हम बात करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।